कि 2027 के अंदर जितने भी मुसलमान देश हैं वो सब एकत्र हो जाएंगे और भारत के खिलाफ होंगे। और उस समय भारत है वो लीड करेगा, फिर से विश्व गुरु बनने की स्थिति पे आ जाएगा, फिर से विश्व गुरु बनेगा। लेकिन उस समय हमारे जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री है यानी कि नरेंद्र मोदी जी, वो नहीं रहेंगे यहाँ के प्रधानमंत्री। एक साधु संत होगा जो कि भगवा धारण करके प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा, इस देश का राजा बनेगा। इस साल के एंड में जाकर हमारी पाकिस्तान के साथ बहुत ही भयंकर एक युद्ध होगा। बिल्कुल 2026 के एंड में जी, 2026 के एंड में और 27 की शुरुआत में ये सब चीजें चलेंगी, जिसमें कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़ेंगे। नया हिंदुस्तान है, ये अंदर में घुसेगा भी और मारेगा। तो हमारा देश जो है आने वाले सालों में क्या सभी देशों से आगे निकलेगा जीडीपी के मामले में? हो कैसे? मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले अक्टूबर महीने के अंदर सोना 2.5 लाख से ऊपर जाएगा। कुंभ, मीन और मेष, 3 राशियों पे शनि की 7.5 चल रही है। अच्छा। और ये जो साल है वो सूर्य का साल है, सूर्य और शनि में कभी नहीं बनी। उसी प्रकार इस साल के अंदर इन लोगों को जितना नुकसान होगा वो आप सोच नहीं सकते। जिन लोगों की भी कुंभ राशि है उन लोगों के एक्सीडेंट होने के योग है, पैरों पे नुकसान आने के योग है, पैर कट तक आ सकते हैं, ये मान लो आप। तो ऐसे कौन से मुलाक है जिनको खतरा हो सकता है 2026 में? 7 मुलांक वालों को अपनी मन की नहीं बल्कि दिमाग की सोचनी है। लोगों पे भरोसा नहीं करना है, दिल से अटैच नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी के साथ तो अटैच होना ही नहीं है, लव फेलियर होगा वरना। मुलांक 2, मुलांक 6 और मुलांक 3, इन 3 मुलांक वालों के 100% रिलेशन टूटेंगे, इनको प्यार में धोखा मिलेगा। राशियां अगर हम देखें तो तुला राशि वाले जातकों को, धनु राशि वाले जातकों को और वृश्चिक राशि वाले जातकों को नुकसान हो सकता है, लव फेलियर हो सकता है इनका, और दिल ऐसा टूटेगा कि सुसाइड करने का मन करेगा, ऐसे समझ लो। 2026 के अंदर धोखा दे सकते हैं, तो मैं आपको कहता हूं फिर से 4 मुलांक और 3 मुलांक वालों से बच के, ये आपको 1001% धोखा देंगे। कोई लड़की या लड़का 3 या 4 मुलांक वाला है तो मैं कहता हूं अभी उससे दूर हो जाइए, प्रेम में पड़ने से पहले। राम राम दोस्तों, मैं आनंद तिवारी स्वागत करता हूं एक बार फिर हमारे चैनल एक्सटॉक पर। लेकर आए आपके लिए एक और नया एपिसोड, और आज का जो ये एपिसोड है काफ़ी स्पेशल रहने वाला है। आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं एस्ट्रो पुनीत जोशी जी, स्वागत है सर आपका सबसे पहले। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे हमें बुलाया है। एंड आज हम एस्ट्रोलॉजी एंड देश के भविष्य के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ एंड तक। आज इस पॉडकास्ट के अंदर आपको बताएंगे कि 2025 के मुकाबले जो 2026 है ये साल है, कैसा रहेगा। आपकी सभी राशियों के मुलांकों के बारे में आपको बताएंगे कि कैसा भविष्य आपका रहने वाला है और क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली है इस देश में, हमारे देश में, वर्ल्ड वाइड भी आपको बताएंगे। तो सर सबसे पहले तो मैं आपका छोटा सा इंट्रो जानना चाहूँगा कि क्योंकि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं। जी, मेरा नाम पुनीत जोशी है और मैं 9 पीढ़ियों से एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहा हूँ। ये हमारा पुश्तैनी काम है और मुझे मोर देन 15 ईयर हो चुके हैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड के अंदर। लाइक पामेस्ट्री, न्यूमरोलॉजी एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमारा मेन बेस है जो काम का। और कहीं ना कहीं हम जब ज्योतिष को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये तो कोई जादू होगा, पर ये चीज़ नहीं है। रियलिटी में अगर हम देखें तो ज्योतिष एक साइंस है और साइंस के अकॉर्डिंग ही अगर हम चलते हैं तो हम आगे सफल हो सकते हैं। ज्योतिष को हम अपने जीवन के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसे इजी टू यूज़ बना सकते हैं। बहुत से लोग क्या है बहमों भरमों में फंस जाते हैं, पर एस्ट्रोलॉजी एक प्रकार से अगर हम कहें तो ये समझने वाली चीज़ है। अगर कोई व्यक्ति डेली रेमेडीज़ करता है घर पे, ठीक है, तो उसको रिजल्ट जरूर मिलते हैं, बट अगर वो बहमों भरमों में पड़ के कि मेरे पे किसी ने कुछ करवा दिया है, ये हो गया है, वो हो गया है, इन चक्रों में फंस जाता है, तब वो एस्ट्रोलॉजी में नहीं जा सकता है। फिर वो क्या है ना, तंत्र में, अघोर में, इन चीज़ों में चला जाता है। लेकिन अगर हम जहाँ पर प्राचीन एस्ट्रोलॉजी की बात करें, वो प्योर प्राचीन एस्ट्रोलॉजी सिर्फ वैदिक पूजा पाठ एंड उपायों पे चलती है। ये तंत्र, मंत्र, यंत्र, ये सब चीज़ें बहुत ही डिफरेंट है। और मेरा ये मानना है कि आम व्यक्तियों को इन सब चीज़ों का प्रयोग करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस भी व्यक्ति के घर में तांत्रिक या अघोरी बढ़ गया, उस व्यक्ति का घर बर्बाद हो चुका है। आज तक वो व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया है उसके बाद में। जी हाँ, तो घर के अंदर कभी भी इन चीज़ों का ना कीजिए। वो कहते हैं ना कि घर के अंदर हम भगवान के बाद में ब्राह्मण को ही पूछते हैं। लेकिन आजकल की जनरेशन क्या है ना कि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा वहमों भरमों में फंसने की वजह से वशीकरण, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों में जाने लगी है। लेकिन इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, मेरा ये मानना है। सो हम जैसे आनंद ने बताया कि आज के पॉडकास्ट में हम प्रेडिक्शन पर चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा इंडिया के बारे में। जी, हमारा जो देश है फ्यूचर में क्या कहता है इंडिया?
देखो, फ्यूचर को जानने के लिए हमेशा हमें अतीत में जाना पड़ता है, पास्ट में जाना पड़ता है। अगर आपको पता हो तो भविष्य मालिका नामक एक किताब है, उसके अंदर हमारे फ्यूचर के बारे में, देश के फ्यूचर के बारे में सब कुछ प्रेडिक्ट कर दिया गया है। अच्छा, ऑलरेडी प्रेडिक्ट है वो? बिल्कुल बिल्कुल। उसके अंदर बाकायदा बताया गया है कि 2027 के अंदर जितने भी मुसलमान देश है वो सब एकत्र हो जाएंगे और भारत के खिलाफ होंगे। अच्छा। और उस समय भारत है वो लीड करेगा, फिर से विश्व गुरु बनने की स्थिति पे आ जाएगा, फिर से विश्व गुरु बनेगा। लेकिन उस समय हमारे जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी, वो नहीं रहेंगे यहाँ के प्रधानमंत्री। एक साधु संत होगा जो कि भगवा धारण करके प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा, इस देश का राजा बनेगा और वो इस देश को चलाएगा। योगी जी बिल्कुल बिल्कुल, उनकी बिल्कुल पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और इस समय आपने चेक भी किया हो, आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी रिटायरमेंट ले रहे हैं और अमित शाह एंड जो नरेंद्र मोदी है उनके बीच में इन सब चीज़ों का डिस्कशन भी चल रहा है कि आगे किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। और योगी आदित्यनाथ जी इसके लिए पहले उम्मीदवार है। उम्मीदवार है या फिर क्या कहती है उनकी कुंडली? उनकी कुंडली कहती है कि वो इस देश के राजा बनेंगे जी। प्रधानमंत्री का पद उन्हीं के लिए बना है। अच्छा। जब वो उत्तर प्रदेश के अंदर भी आए थे शासन में, तो शासन और प्रशासन को एक ऐसी चीज़ उन्होंने प्रेजेंट की कि उत्तर प्रदेश का नक्शा है बिल्कुल चेंज, वो ही बदल दिया, बिल्कुल चेंज हो गया जी। तो सर, जैसे 2025 जो है काफ़ी घटनाएं भी घटी वहाँ पे, बिल्कुल। और जैसे प्लेन क्रैश वगैरह भी हुए हैं और भी दुर्घटनाएं घटी हैं, एक्सीडेंट वगैरह भी हुए हैं। तो क्या उस तरह से 2026 थोड़ा ठीक रहने वाला है या उससे भी ज़्यादा खतरनाक रहने वाला है? देखो, मैं आपको बताऊं, 2025 था वो मंगल का साल था। मंगल है वो सेनापति है, लेकिन ये जो साल है वो सूर्य का साल है। बिल्कुल सर। और सूर्य है वो राजा है, वो अपनी मन मर्जी की करता है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं चलता है। सेनापति राजा के अंडर होता है, लेकिन राजा किसी के अंडर नहीं होता। ये साल सूर्य का है और आपको पता है एनर्जी से भरा हुआ साल है, उग्र साल है। इस साल बहुत सी चेंजेस आएंगे देश विदेश में। देश को काफ़ी चीज़ में हानियां भी होगी, काफ़ी चीज़ों में देश की बढ़ोतरी भी होगी, ठीक है। देश का विकास भी होगा काफ़ी चीज़ों में, ठीक है। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि इस साल महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक आम व्यक्ति का जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो अगर जैसे प्लेन क्रैशेस चल रहे हैं अभी, प्लेन काफ़ी क्रैश हुए हैं, एक बड़े नेता की भी उसमें मृत्यु हो गई प्लेन क्रैश। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये भी योग बन रहे हैं कि आगे भी प्लेन क्रैशेस वगैरह होंगे, या फिर और कोई घटनाएं जैसे बस में आग लगना या फिर ट्रेन क्रैश होना, ये सब कुछ घटनाएं दिखाई पड़ रही है? बिल्कुल। आपको मैं बताऊं, जैसे कि हमने बात की कि ये सूर्य का साल है और सूर्य अग्नि का प्रतीक है। इस साल लोगों की आग से मरकर मृत्यु होने के योग सबसे ज़्यादा है। प्लेन क्रैश हो गए, चाहे ट्रेन क्रैश हो गई, कुछ भी हो गया, अच्छा, ठीक है। लेकिन जहाँ पर भी आप देखेंगे 99% लोगों की आग के माध्यम से ही मृत्यु हुई है। एट द एंड वहाँ पर आग ही लगी है जिसके माध्यम से मृत्यु हुई है। हाँ। कारण क्या है ना, सूर्य का साल है, सूर्य उग्र है, ये लोगों को मारेगा लेकिन जला के मारेगा। तो पिछले साल सर आतंकवादी हमले भी काफ़ी हुए हैं। इस साल क्या कहता है? इस साल जो हमारी एस्ट्रोलॉजी कहती है प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग, इस साल हमले होंगे, लेकिन इस साल देश विजयी रहेगा। काफ़ी चीज़ों से जूझना पड़ेगा, लेकिन क्या है ना कि एक नया भारत उभर के आएगा। अच्छा। अगर हम कह सकते हैं कि आतंकवादी हमले, तो इस साल के एंड में जाकर हमारी पाकिस्तान के साथ बहुत ही भयंकर एक युद्ध होगा। बिल्कुल 2026 के एंड में जी, 2026 के एंड में और 27 की शुरुआत में ये सब चीज़ें चलेंगी, जिसमें कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़ेंगे अपने। और आने वाले 5 साल क्या कहते हैं इस हिसाब से, युद्ध के हिसाब से? आने वाले 5 साल के अकॉर्डिंग मैं अगर बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं खुली चुनौती के साथ कि वर्ल्ड वॉर 3 लगने की पूर्ण संभावना है। वर्ल्ड वॉर 3 पूरी। ये कब छिड़ जाए ये नहीं पता है, क्योंकि क्या है ना, अगर हम देखते हैं तो इस समय के अकॉर्डिंग आप देख रहे होंगे कि देश विदेशों के अंदर एक देश दूसरे देश पे हमला कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। एक देश का दूसरे देश पे कब्जा हो रहा है, अफगानिस्तान पे कब्जा हो गया, यूक्रेन पे हमला चल ही रहा है, ठीक है। और इस समय आपको पता ही है कि ये सब चीज़ें इस प्रकार चल रही है कि लोगों को ये चीज़ें आम लगने लगी है। सिर्फ एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी चिंगारी ही आग को भड़कावा दे सकती है, और कब हमारा देश भी वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर शामिल हो जाए पता नहीं। अच्छा। तो हमारा देश जो है आने वाले सालों में क्या सभी देशों से आगे निकलेगा, जीडीपी के मामले में हो चाहे कैसे भी? बिल्कुल। अगर आप देखें कि आज के समय में जो भारत है वो किसी से भी कम नहीं है। इस साल हमारी ग्रोथ है वो देखिए आप, हम यहाँ तक कि बहुत से देश जो विदेश के यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको पीछे छोड़ रहे हैं। एक समय ऐसा था कि जब यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड ने हम पे राज किया था, आज का वो समय है जब हम वहाँ पे राज कर रहे हैं। एक हिंदू प्रधानमंत्री है वहाँ पर, बिल्कुल आपको पता हो तो। और इस साल के अंत में आपको देखने को मिल सकता है कि काफ़ी मंदिरों की भी दुर्घटना होगी, मंदिरों के अंदर भी नुकसान आएगा, बिल्कुल क्षतिग्रस्त होंगे, ठीक है। और जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है उसके तट से ऊपर पानी चला जाएगा इस साल। अच्छा। बिल्कुल।
भविष्य मल्लिका के अकॉर्डिंग जहां हम देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या है ना कि उसमें लिखा हुआ है कि जब जगन्नाथपुरी का जो अंतिम राजा होगा जिसकी कोई भी संतान नहीं होगी और जब वो मृत्यु को प्राप्त होगा उस समय जगन्नाथपुरी के अंदर दरबार तक यानी कि जो स्वामंड होता है ना वहां तक जल आ जाएगा और उस समय तीसरे विश्व युद्ध के अंदर चला जाएगा। उस समय महायुद्ध होगा और वही भारत की कुंडली को एकदम से पलट के रख देगा, काया को पलट के रख देगा। भारत फिर से एक नया विश्व गुरु बन के उभरेगा, सभी देशों को लीड करेगा और सबसे आगे चला जाएगा। और क्या अखंड भारत बनेगा फिर से बिल्कुल बनेगा जी। पूरे योग है इस समय अखंड भारत बनने के। तो सर और कौन कौन सी दुर्घटनाएं हो सकती है, जैसे क्या कोई सुनामी या ऐसा कुछ, या बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना हो सकती है? बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना भी है, आपको मैं बताऊं, ठीक है, परंतु ऐसे क्षेत्रों पे है जहां पर कभी पानी पहुंचा ही नहीं। अच्छा, पहुंचा ही नहीं। बिल्कुल, ऐसे क्षेत्रों में भी बाढ़ आ जाएगी जहां पर हम सोच भी नहीं सकते हैं। अच्छा, नदियों का उफान बहुत ऊपर होगा, समुद्र का उफान बहुत होगा और पानी घरों के अंदर तक भस जाएगा। इतनी बारिश होगी कि लोग सोच भी नहीं सकते हैं। राजस्थान जैसा एक मरुस्थल जहाँ पर सूखा है वहाँ पर भी लोगों के घरों में पानी चला जाएगा, आप ये सोच लीजिए। तो फिर तो किसानों के लिए बहुत ही हानिकारक है ये साल, बहुत ही। अगर कोई व्यक्ति इस साल इन सब चीज़ों से बचना चाहता है तो मैं एक छोटी सी रेमेडी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को दे सकता हूँ। बिल्कुल। ये साल सूर्य का है, अगर उनसे बचना है तो भगवान सूर्य नारायण को आप सुबह उठ के जल देना शुरू कीजिए। अच्छा, सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए या फिर जिस भी समय आप उठते हैं उसी समय आप स्नान कीजिए और पवित्र अवस्था के अंदर आप जाइए, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके तांबे के लोटे के अंदर जल डालिए, उसके अंदर थोड़ा से चावल, सिंदूर, कुमकुम और एक पुष्प डालकर आप भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए। अच्छा, जी हाँ, ये रेमेडी है वो बिल्कुल कारगर है, लेकिन इसके साथ 11 बार एक मंत्र का जप करना है और मंत्र है ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये करना स्टार्ट कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो सर आगे अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो क्या आपने राहुल गांधी जी की कुंडली देखी होगी? तो उनका भविष्य क्या कहता है? आपको मैं एक बात बताऊं, देखो राहुल गांधी जी इस देश के अंदर सत्ता के अंदर जरूर है, लेकिन उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग कभी भी उनके जीवन में राज नहीं लिखा, राजयोग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि वो तो एक ऐसे सत्ता के एक ऐसे पद पे है कि कब काया पलट जाए पता नहीं, कब उनकी पार्टी सत्ता में आ जाए, परंतु जब तक राहुल गांधी उस पोस्ट पे पद पे है तब तक नहीं आएगी। लेकिन जब तक राहुल गांधी उस पद पे है तब तक बीजेपी को नुकसान होता रहेगा। अच्छा, जी हाँ। सब बंगाल में भी चुनाव आने वाले हैं, तो बंगाल में क्या किसको देख रहे हैं आप, बीजेपी को या ममता जी को? इस साल अगर मैं आपको बोलूं तो ममता जी की सेहत खराब रह सकती है और काफ़ी कारणों की वजह से वहाँ पर सत्ता परिवर्तन होगा। मैं कह रहा हूँ इस साल हम सोच नहीं सकते वो चीज़ें होंगी जहाँ पर हम कहते हैं कि इस स्टेट के अंदर या इस क्षेत्र के अंदर इस पार्टी का भी राज है, ये तो वहाँ पे जीत ही जाएगी, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। ये साल आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। अनएक्सेप्टेड होगा, बिल्कुल बिल्कुल, आप सोच भी नहीं सकते ऐसी सब चीज़ें होने वाली है। तो सर अगर हम शेयर मार्केट की बात करें, क्या कहता है शेयर मार्केट? शेयर मार्केट कहता है कि इस साल शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। अच्छा, लेकिन पैसा इन्वेस्ट ना करें शेयर मार्केट? पैसा इन्वेस्ट करें, ये नहीं कहता ना करें, लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता ये। अच्छा, ठीक है, बहुत से कम लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं शेयर मार्केट का, एक छोटा सा उपाय मैं आपको दूंगा, क्योंकि शेयर मार्केट है वो राहु से लगता है, आपको बताऊं, राहु से कनेक्टेड है। शेयर मार्केट हो गया, जुआ हो गया, जहाँ पर किस्मत चलती है वहाँ राहु ही साथ दे सकता है। तो इसके लिए जब भी आप शेयर मार्केट का काम करते हैं, आपका जो भी कंप्यूटर है, जो भी काम करने का स्थान है, वहाँ पर आप 11 गोमती चक्र की माला बना दीजिए और वो वहाँ पर रखिए और उन्हें रोज सुबह आपको पानी से धोना है, ठीक है, आरती पूजा करनी है उस स्थान पे, ये करना स्टार्ट कर दीजिए। बस मैं कहता हूँ शेयर मार्केट के अंदर आपको सफलता दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, एक छोटी सी रेमेडी है लेकिन बिल्कुल कारगर है, क्योंकि क्या है ना कि राहु है वो राक्षसी ग्रह है, उसकी कोई भी पूजा नहीं करता है, परंतु जब आप उन्हें एक्टिवेट करते हैं पॉजिटिवली तब वो आपका साथ देता है। और मैं कहता हूँ जब राहु साथ देता है ना तो आदमी माला माल हो जाता है, कोई भी व्यक्ति ना उसे रोक नहीं सकता फिर। बिल्कुल सर। सो जैसे पीछे अभी सोना चांदी का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ा था, बिल्कुल, और अब थोड़ा सा डाउन है, लेकिन लोगों ने पैसे भी लगाए थे लेकिन उनका नुकसान भी हुआ है। बिल्कुल, तो वो अगर आगे उससे फ़ायदा उठाना चाहे तो आगे क्या कहता है, सोना चांदी का भाव आगे कैसा रहेगा? आपको मैं बता देना चाहता हूँ मेरे दोस्त, इससे पहले एक छोटी सी एक कहानी है, अगर हम वो सुन ले तो।
जब कलयुग आया था ना, तो राजा परीक्षित का राज था, और राजा परीक्षित ने कलयुग को आने ही नहीं दिया पृथ्वी लोक पे। वो उनको रोके खड़े थे उनके सामने। लेकिन उस समय फिर उनको पता चला कलयुग को कि ऐसे तो मैं नहीं आ सकता जबरदस्ती करके। तो उन्होंने क्या किया कि राजा परीक्षित थे, वो बहुत ही दयालु व्यक्ति थे, तो उनकी शरण में चला गया कि मैं तो आपकी शरण में आया हूँ, मेरी तो सहायता करो, मेरा तो समय आ गया है। धोत तो था ही, धोखेबाज था। ठीक है। तो उन्होंने बोला बताओ भी, अब तुम मेरी शरण में आ गए हो तो अब तुम मेरे शत्रु नहीं रहे, मेरे दुश्मन नहीं हो अब तुम। तो जब वो उनकी शरण में गया तो उन्होंने मांगा कि मुझे स्थान दो, मैं रहूं कहाँ पर। तब राजा परीक्षित ने उनको स्थान दिया। वो स्थान क्या थे? लोभ, लालच, धोखाधड़ी, जुआ, शराब, और एक अंतिम जो स्थान दिया था वो स्थान था सोने का, स्वर्ण में, कि इन स्थानों पे तुम रह सकते हो। और राजा परीक्षित ने अपने सर के ऊपर सोने का मुकुट धारण किया हुआ था। राहु वहीं पर जाकर वास कर गया और उनकी ही बुद्धि फेर दी। उसी वजह से राजा परीक्षित ने, जो ऋषि मुनि थे वो तपस्या कर रहे थे, तो उनके गले में सर्प डाल दिया था, सांप। तो उनके बच्चे ने श्राप दे दिया था कि तेरे भी मृत्यु हो जाएगी, जा। जब राजा परीक्षित मरा उसके बाद ही पूर्ण रूप से कलयुग आया है हमारे लोक पे। उससे पहले कलयुग का वास नहीं हो पाया। तो कलयुग जब आया तो उसने सब प्रथम अपना जो टारगेट बनाया वो क्या था? सोना, गोल्ड। सोना तीनों लोकों में श्रेष्ठ है। स्वयं देवता धारण करते हैं सोने को, पाताल में सोना है, मनुष्य सोने के पीछे भागता है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले अक्टूबर महीने के अंदर सोना 2.5 लाख से ऊपर जाएगा। अच्छा, बिल्कुल, अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा सोना। आज तक इतने रिकॉर्ड कभी भी सोने ने नहीं तोड़े। सोने चांदी का रिकॉर्ड है, वो टूटेगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि सस्ता है, आप खरीद लीजिए जितना खरीद सकते हैं। ये मत सोचिए कि फायदा नुकसान हो रहा है 10,000 20,000 का, नहीं। मैं कह रहा हूँ आप खरीदिए, आगे बहुत महंगा होने वाला है। शादियों में सोना चांदी देने को देखने को नहीं मिलेगा लोगों को। पैसा अगर बनाना हो तो इन्वेस्ट कर सकते हाँ, हैं। पैसे की वैल्यू घटती है, सोने चांदी की नहीं घटती जी। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा ना, वैसे वैसे सोने की रेट बढ़ेगी, सोने चांदी की। सोना कभी भी नीचे नहीं जाएगा। सोना एक ऐसी धातु बन जाएगा कि लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। लोग तरसेंगे कि सोने की कोई चीज़ देखने को मिल जाए तो। और बाकी मेटल्स, देखो बाकी मेटल्स भी अपनी जगह है, चांदी भी अपनी जगह है, ठीक है। चांदी में भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, फ्यूचर के लिए, तो वो तांबे में कर सकता है। तांबे में बिल्कुल, उसका फ्यूचर ठीक है। बिल्कुल, वो कभी भी आपको नुकसान नहीं देके जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि वो सोने जितना ऊपर चला जाएगा, लेकिन तांबा एक ऐसी स्टेबल अवस्था के अंदर है कि वो आपको कभी नुकसान नहीं देके जाएगा। धीरे 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 आपको ऊपर ही देगा, बढ़ोतरी ही देगा। और लैंड्स के अंदर अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो अंधा पैसा है, कर लीजिए जितना जल्दी। रियल स्टेट इन 2-3 सालों में जितना उठा है उतना कभी भी नहीं है। इस समय उफान का समय है। और मेरा ये मानना है कि जब भी किसी चीज़ का ट्रेंड चलता है, कोई चीज़ ऊपर जाती है, तो वो सिर्फ 15 साल के लिए जाती है। 15 साल के लिए, बिल्कुल। जो हमारी कुंडली प्रेडिक्शंस देखती है, हम जैसे प्राचीन समय से रीडिंग करते हुए आ रहे हैं एंड फ्यूचर भी देखते हैं, तो 15 साल के लिए वो चीज़ें इतनी टॉप पे चली जाती है कि मैं आप ये कह दो कि मिट्टी का रेट है ना, जो मिट्टी वो सोना बन गई। अच्छा, इस समय ज़मीन ले लो, वो आपको कभी नुकसान नहीं देगी। सोना ले लो, वो कभी नुकसान नहीं देगा, ठीक है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लो, वो कभी नुकसान नहीं देगा। लेकिन सोच समझ के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ कीजिए ऐसी सब चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि कई ज़मीन भी ऐसी होती है जो आपको नुकसान दे जाती है, अशुभ होती है, तो वो कभी नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल। सो आगे की अगर बात करें, देश दुनिया की अगर बात करें, तो सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान का फ्यूचर क्या कहता है आगे? आपने कभी पाकिस्तान का नक्शा देखा है? हाँ। कैसा है? वो डॉग जैसा। तो बस वो कुत्ते वाली हालत होने वाली है उसकी। कुत्ते वाली हालत। और इंडिया के साथ उसके रिलेशन, वो तो ऐसे ही चलेंगे जी। कुत्ते को कहाँ रखा जाता है? घर के बाहर, रोड पे, तो वहीं रहने के लायक है। वहीं रहने के लायक है, बिल्कुल। और चाइना, अमेरिका, रूस, देखो ऐसा है, ये देश हैं, ये देश जैसे कि हम कहते हैं कि यूएसए है, रशिया, ये नए नए बन पे। हमारा इतिहास है वो प्राचीन काल से रहा है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। ये देश हमारे आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या है ना, कलयुग चल रहा है, सनातन है, वो एक छोटी सी जगह में सीमित रह जाएगा। वो भारत का काशी स्थान होगा। हाँ, ठीक है। और बाकी ये तो छोटी मोटी चीज़ें आपको बताऊं, जब एक समय आता है कि हर एक राज्य अपनी पीक पे जाता है और फिर वो वहाँ से ख़त्म होना शुरू होता है। यूएस इस समय ख़त्म होने की अवस्था पे है। अच्छा। रशिया है, वो जितना पहले शक्तिशाली था उतना नहीं रहा। चाइना अंदरूनी रूप से टूट रहा है। ये सब देश जब एक बार युद्ध आएगा ना, तो ये अंदरूनी रूप से कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि अंदरूनी रूप से इनके पास कुछ नहीं है। इनके लोग भूखमरी का शिकार होंगे।
ऐसा नहीं है कि भारत पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, भारत पे भी इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन किन की तरफ अगर देख रहे हैं हम, भारत किसकी तरफ से लड़ेगा या लीड करेगा? भारत लीड करेगा। हम्म, राजा कभी किसी के साथ नहीं होता, राजा हमेशा आगे होता है। आगे होता है। बिल्कुल। सो कौन कौन से देशों के साथ उनकी थोड़ी सी अनबन रह सकती है, और कौन से देश ऐसे हैं जिनके साथ रिश्ते एकदम बढ़िया रहेंगे? जैसे रशिया के साथ अभी बढ़िया है, और आगे कैसे रहेंगे? रशिया के साथ आगे थोड़ी सी खटपट हो सकती है। और यूएसए के साथ? यूएसए के साथ तो बिल्कुल विपरीत है। विपरीत है। यूएस और पाकिस्तान। जैसे ही युद्ध छिड़ेगा, यूएस हमारा शत्रु हो जाएगा। अच्छा। अच्छा। जिन्हें हम मित्र मान रहे हैं वही हमें धोखा दे। संकट तो उन पे वैसे चल अच्छा, रहा है। बिल्कुल संकट चल गोली रहा वगैरह है। भी ये चल उनका रहा है। अंत समय है। हम्म, ये उनका बिल्कुल अंत समय चल रहा है। और जब इंसान का अंत समय आता है ना, तो वो हम कहते हैं ना कि जब बुरा समय आता है तो बता के नहीं आता है। तो वो चीज़ें हो रही है, वो विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो उनकी बुद्धि अभी विपरीत हो चुकी है। हाँ। अंत आ गया। अंत आ गया है, क्योंकि उनका जब रावण का अंत आया था ना, तो वो माता सीता को उठा के लाया था। 4 वेदों का ज्ञानी था वो। उसे नहीं पता कौन भगवान और कौन मनुष्य है। सब पता था, पर माता लक्ष्मी है, सीता जो थी वो माता लक्ष्मी थी, उनको उठा लाया वो लंका में। बिल्कुल। वो अंत का संकेत था। वो अंत का संकेत था, उसे पता लग गया था। लेकिन उसे पता था कि मुझे मरना है, मरना। लेकिन मारने वाले स्वयं भगवान है। इससे बढ़ के मेरे लिए क्या हो सकता है? उसी प्रकार उसका भी अंत है इस समय, ट्रंप का। सो और अगर देखें इंडिया के अंदर अंदरूनी संकट क्या क्या बन सकते हैं? अंदरूनी संकट जो बन सकते हैं वो आर्थिक, बिल्कुल आर्थिक संकट आ सकता है देश पे। बीमारी का बहुत बड़ा संकट आएगा। अच्छा, कोरोना जैसी बीमारी कोई आ सकती है? कोरोना से भी भयंकर बीमारी। अच्छा, 2026 में या फिर इन फ्यूचर 2026 में ही आपको बताऊंगा आएगी। 2026 में अगस्त महीने के अंदर ये बीमारी आएगी, बिल्कुल आएगी। और ये एकदम से पूरे देश को संकट में झोंक देगी। लेकिन वो एक सिर्फ स्टार्टिंग होगी, आपको मैं बताऊं तो। अच्छा। बिल्कुल। सो और देखें कौन कौन सी राशियों पर संकट आ सकता है? कौन कौन सी राशियां 2026 में बेस्ट दे सकती हैं या बर्बाद हो सकती हैं? इस समय जो संकट आने वाली राशि है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो 3 राशियों पे सबसे बड़ा संकट चल रहा है इस समय 2026 में। बिल्कुल। कौन कौन? कुंभ, मीन और मेष। 3 राशियों पे शनि की 7.5 चल रही है। अच्छा। और ये जो साल है वो सूर्य का साल है। सूर्य और शनि में कभी नहीं बनी। उसी प्रकार इस साल के अंदर इन लोगों को जितना नुकसान होगा वो आप सोच नहीं सकते। जिन लोगों की भी कुंभ राशि है उन लोगों के एक्सीडेंट होने के योग है, पैरों पे नुकसान आने के योग है, पैर कट तका सकते हैं, ये मान लो आप। जिन लोगों की मीन राशि है उन लोगों के पेट पे, अच्छा, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगी, बीमारी आएंगी पेट में। अच्छा, ठीक है। या फिर ये अवस्था हो सकती है कि वो भूखमरी तक आ जाए, इतनी आर्थिक समस्या आ सकती है। जिन लोगों की मेष राशि है उनको अपने क्रोध को कंट्रोल में रखने की बहुत जरूरत है। क्या उपाय कर सकते हैं थोड़े बहुत? इसके लिए उपाय मैं बताऊं आपको। इसके लिए पहली बात तो आप भगवान शनिदेव को आपको शांत करने की जरूरत है इस अवस्था के अंदर आके। और जब आप भगवान शनिदेव को शांत करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी पता है क्या है? इसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है तिल और उड़द लीजिए और उनके लड्डू बनाइए, और उनके लड्डू है वो किसी गरीब को खिला के आइए। और घर की जो पहली रोटी होती है उसके ऊपर तेल लगा के, सरसों का तेल लगा के, और उसके ऊपर चीनी डाल के आपको कुत्ते को खिला के आनी है। मैं कह रहा हूँ ये डेली करना शुरू कर दीजिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अच्छा। उसके बाद बेड़े पार हैं। तो सर अगर बात करें मूलांक की, तो ऐसे कौन से मूलांक है जिनको खतरा हो सकता है 2026 में? 2026 के अंदर 4 मूलांक वाले सावधान रहें, बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि सूर्य और राहु की कभी नहीं बनी है। 7 मूलांक वाले हैं वो भी सावधान रहे, और 8 मूलांक वाले, ये 3 मूलांकों पे बिल्कुल खतरा बना हुआ है। मैं कह दूं कि इन समय को वो शांति से काट ले उतना ही बढ़िया है। अपने जीवन काल के अंदर जितने भी गलतियां कर दी वो कर ली, लेकिन इस समय उग्र मत होइए, गलत डिसीजंस मत लीजिए, तो बहुत बढ़िया है। 4 मूलांक वालों को कभी भी धोखाधड़ी नहीं करनी है। लोगों के साथ बहुत ज़्यादा स्मार्ट मूव खेलते आए हुए हैं, धोखाधड़ी, बातों में फंसाना, तो ये चीज़ नहीं करनी है। 7 मूलांक वालों को अपनी मन की नहीं बल्कि दिमाग की सोचनी है। लोगों पे भरोसा नहीं करना है, दिल से अटैच नहीं होना है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी के साथ तो अटैच होना ही नहीं है। लव फेलियर होगा, वरना लोगों से धोखा मिलेगा। 8 मूलांक वाले जो लोग हैं उनको अपनी मैच्योरिटी, अपने डिसीजंस
को थोड़ा सा ऐसे लेके आना चाहिए कि किसी से हम गाइडेंस ले लो, ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि 8 मूलांक वाले जो लोग होते हैं ना, आपको पता है बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार लोग होते हैं, परंतु कई बार क्या है ना कि ये ऐसे समय के अंदर फंस जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कि ये लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो लोगों के भड़कावे में नहीं आना है, जो लोग आपको सही गाइड करें उन्हीं के साथ लेके चलना है आपको। अच्छा, हाँ, तो ऐसी कौन सी राशि है, ऐसे कौन से मूलांक है जिनके रिलेशन टूटने का योग बन रहा है? बिल्कुल। मूलांक 2, मूलांक 6 और मूलांक 3, इन 3 मूलांक वालों के 100% रिलेशन टूटेंगे। अच्छा, इनको प्यार में धोखा मिलेगा इस साल। इसी साल। बिल्कुल, सूर्य का साल है, सूर्य पूर्ण रूप से स्पष्ट है। इस साल इनको लव फेलियर होगा, धोखा मिलेगा, भयंकर धोखा मिलेगा। और कुछ लोग तो शादी तक की तैयारी करके बैठे होंगे, लेकिन ऐन मौके पे आके ना हो जाएगी। वो कहेंगे कि ये व्यक्ति, ये तो मुझे धोखा दे ही नहीं सकता। जिससे मैं इतना प्रेम करता हूं या प्रेम करती हूं, वही आपको धोखा देगा, वही आपकी पीठ में छुरी घोंपेगा। और दूसरी बात, जिन भी लव रिलेशंस में थर्ड पर्सन है, कोई दोस्त को पता है, किसी रिश्तेदार को पता है, तो मैं कह रहा हूं उस व्यक्ति को दूर कर दो अपनी लाइफ से, बिल्कुल ही। 100% चांसेस है वरना लव फेलियर के। अच्छा, बिल्कुल। राशियां अगर देखें, राशियां अगर हम देखें तो तुला राशि वाले जातकों को, धनु राशि वाले जातकों को और वृश्चिक राशि वाले जातकों को नुकसान हो सकता है, लव फेलियर हो सकता है इनका, और दिल ऐसा टूटेगा कि सुसाइड करने का मन करेगा। ऐसे समझ लो आप कि मैं मर जाऊं, मैं उसके बिना रह नहीं सकता या रह नहीं सकती। ऐसे लोगों को अपने आप को संभालने की जरूरत है। जीवन किसी एक व्यक्ति पे नहीं चलता है। देखो, समय है, समय हमेशा बदलता रहता है। क्या उपाय करें इसमें, अगर कोई उपाय करना चाहेगा? अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो कुछ उपाय वगैरह तो होंगे इसके उपाय बिल्कुल है जी, लेकिन उसका अगर मैं आपको बेस्ट उपाय बताऊं जो आप होम रेमेडी कर सकते हैं, ठीक है, वो होम रेमेडी क्या है ना कि आपको सुबह उठना है, सुबह उठ के आपको शांत जमीन पे बैठ जाना है, ठीक है, जहाँ पर कोई दरी नहीं, कोई चटाई, कुछ भी बिछी हुई नहीं होनी चाहिए। आपको योग अवस्था में बैठना है। योग अवस्था में बैठने के पश्चात आपको करना क्या है, बैठने के बाद में अपने रिलेशन को बचाने के लिए, अपने विवाह को बचाने के लिए जो भी आपकी मन की इच्छा है वो अपने मन में धार लेनी है। और एक मंत्र है, इसका आपको डेली 11 बार जप करना है। सुबह उठते ही चाहे आप कर लीजिए, बहुत अच्छा है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम श्रीम हीम क्लीम त्रि त्रि अमूक फट स्वः। अमूक के स्थान पर आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिस व्यक्ति को आप अपने पास रखना चाहते हैं, अपने से दूर नहीं करना चाहते। बस यह कर लीजिए। मैं कहता हूं कि उस व्यक्ति को आपसे कोई दूर नहीं ले जा सकता, ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा है। अगर वो व्यक्ति फिर भी आपसे दूर होता है, आप मेरे पास आइए, मैं बैठा हूं आपकी हेल्प करने के लिए। अच्छा, वो वश में हो जाएगा एकदम। वश में नहीं, प्रेम में। प्रेम में आप किसी को अपने वश में नहीं कर सकते। प्रेम में आप अपने ऐसे कठपुतली की तरह नचा नहीं सकते ना आप किसी को। फिर वो प्रेम कहा, फिर वो प्रेम का, वो जबरदस्ती आके आपके पास बैठ गया, वो कुछ आपसे बोल ही नहीं रहा, तो उस प्रेम का अर्थ क्या है? बस वो प्रेम में पड़ जाएगा आपके। हाँ, वो बात है। गुलाम नहीं बनाना है, प्रेम करना है, प्रेम करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अगर जैसे बात करें धोखा देने की, तो कौन कौन से ऐसे मूलांक है, कौन सी राशि है जो धोखा दे सकते हैं 2026 में? 2026 के अंदर धोखा दे सकते हैं तो मैं आपको कहता हूं फिर से, 4 मूलांक और 3 मूलांक वालों से बच के रहिए। ये आपको 1001% धोखा देंगे। कोई लड़की या लड़का 3 या 4 मूलांक वाला है तो मैं कहता हूं अभी उससे दूर हो जाइए, प्रेम में पड़ने से बढ़िया है। ऐसे लोग 1001% धोखा देंगे। और राशि की अगर बात करें तो राशि की अगर हम बात करें तो वृषभ राशि वाले और धनु राशि वाले धोखा देंगे इस साल। और कॉम्बिनेशन जैसे कि 1 मूलांक का 7 मूलांक के साथ, वैसे बिल्कुल। जिन भी व्यक्तियों का रिलेशन है, आप मान लीजिए कि लड़का या लड़की का, ठीक है, तो उनके अंदर 1 और 8 का कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं बैठेगा। ये सबसे कॉम्प्लिकेटिव कॉम्बिनेशन है। 1 और 2 मूलांक के अंदर समस्या है। ये सबसे बेस्ट लव कॉम्बिनेशन माना गया है कि प्रेम के अंदर सबसे बढ़िया होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। राजा रानी बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इनके अंदर भी समस्या आएगी। 2 मूलांक वाले कहेगा ये मेरे इमोशन को नहीं समझ रहा। 1 मूलांक वाला कहेगा कि ये व्यक्ति तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के साथ ही नहीं बैठ रहा है, मेरे को समझ ही नहीं पा रहा, मेरी फीलिंग्स, मेरी स्थिति नहीं समझ पा रहा है, मेरी सिचुएशन नहीं समझ पा रहा है। 1 और 4 के बीच में बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो 4 मूलांक का कोई भी व्यक्ति है और जिनके साथ 1 मूलांक वालों के साथ उनका योग बैठा हुआ है एक दूसरे के साथ, तो दूर ही हो जाओ, क्योंकि 4 मूलांक वाला लड़का है या लड़की है वो आपको धोखा देके जाएगा। 6 मूलांक और 9 मूलांक के बीच में भी दिक्कत आने वाली है। तो इस साल ऐसे कौन से मूलांक है सर जो कुछ ना कुछ कर देंगे अपनी जिंदगी के अंदर? हो सकता है करोड़पति बन जाए, बिलियनर मिलियनर बन जाए। मूलांक 1, जिन भी व्यक्तियों का जन्म 1-10-19-28 को हुआ है,
वो व्यक्ति तो मैं कह रहा हूँ कि ये साल उनके लिए गोल्डन पीरियड है। अगर इस साल भी उन्होंने कुछ नहीं किया ना तो चुल्लू भर पानी लो और उसमें डूब मरो। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि हाथ में अगर सोने का कटोरा लेके भी भीख ही मांगनी है तो फिर फायदा क्या? फायदा क्या है? ठीक है, ये तो उनका समय है। अगर थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे तो चमक जाएंगे। मैं कह रहा हूँ मेहनत 1%, 99% लक है। अच्छा, इतना बढ़िया टाइम है उनको अपने जीवन के अंदर। इतना बढ़िया समय कभी नहीं देखने को नहीं मिलेगा। बिजनेस में, जॉब में, जिस भी चीज में वो सफलता पाना चाहते हैं, बेधड़क घुस जाओ बस उस चीज में, सफलता उनके हाथ लगेगी, ये मेरी गारंटी है। और कौन से मूलांक ऐसे ही? मूलांक 9 के लिए बिल्कुल। मूलांक 7 के लिए ये साल बहुत बढ़िया है। प्रॉपर्टी लेने की योग है मूलांक 7 वालों के लिए। प्रॉपर्टी या गाड़ी ले सकते हैं वो व्यक्ति। मूलांक 9 वाले तो मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया चलेंगे, क्योंकि 9 नंबर सेनापति का नंबर है, मंगल का नंबर है, सेनापति है वो। अब राजा तरक्की करेगा तो सेनापति भी तो करेगा ही। तरक्की करेगा। हाँ, 5 मूलांक वाले वो नॉर्मल रहेंगे। उन लोगों का ऐसा है कि 5 मूलांक वाले जो भी है वो बुध से रूल होते हैं, तो वो स्टेबल हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति नीचे है तो वो नीचे से उठ के ऊपर आ जाएगा, थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें हैं। और वो जो गरीब के गरीब ही रह जाएंगे वो बोला जो गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। मूलांक 2 वाले ये इनकी हालत खराब रहती है हमेशा। मूलांक 2 और मूलांक 7 अगर हम बोले तो ये रोते ही रहते हैं अपने जीवन काल के अंदर। हमारे पास बहुत से क्लाइंट ऐसे आते हैं जो मूलांक 2 और 7 वाले हैं ना, इनको तो हम देख के कह देते हैं हाँ भाई क्या समस्या है, क्योंकि ये 2 मिनट बाद में रोने लग जाते हैं, ऐसे समझ इमोशन लो। में गिरे रहते हैं। हाँ, इमोशन में। चंद्रमा है वो भी मन का कारक है। अब 7 नंबर केतु का, सर है नहीं धड़ है, धड़ में तो मन ही है, मन ही वास करता है, सर में ही तो दिमाग है, बुद्धि है। बिल्कुल। तो उस करके ऐसे लोगों तो मैं कह रहा हूँ 2 और 7 वाले तो थोड़े से ऐसे है। ये साल 7 वालों के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन 2 मूलांक के लिए तो ये थोड़ा सा ऐसा ही है, स्टेबल नहीं रह पाएंगे वो। तो 3 के लिए कैसा रहेगा? मूलांक 3 के लिए ये साल ऐसा रहेगा, आपको मैं बताऊं कि उनके शत्रु बहुत ज्यादा खड़े हो जाएंगे। शत्रु? बिल्कुल, शत्रु बहुत ज्यादा खड़े हो जाएंगे। जिन भी लोगों को उन्होंने अपने पास्ट के अंदर कभी भी धोखा दिया है, चालाकी की है, छोटी छोटी चीज भी की है, वो लोग उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। जॉब से निकाले जाने का योग है, बिजनेस खराब हो सकता है। और ऐसे 4 के लिए? 4 मूलांक के लिए तो विनाश का समय है। विनाश का समय। वो राहु सूर्य को है ना, वो ग्रहण लगा देता है, आपको पता हो तो। हाँ। और जब सूर्य चमकता है ना तो वो राहु को जला देता है। तो वो राहु का वो समय आ गया है। अब सूर्य अपनी पीक टाइम पे है, अब सूर्य जला डालेगा, इसे छोड़ेगा ही नहीं। तो मूलांक 5 का आपने बताया, 6 का कैसा रहेगा? मूलांक 6 बहुत ही प्यारा नंबर, अच्छा, शुक्र का नंबर। हर एक के साथ दोस्ती है, किसी से शत्रुता नहीं है। शुक्राचार्य हैं, ये राक्षसों के गुरु हैं, लेकिन देवता भी नहीं मानते हैं। मैं कह रहा हूं ये जो लोग हैं ना, इनका कोई कंपटीशन ही नहीं है। कोई भी मूलांक, सब मूलांक एक साइड और 6 मूलांक वाले एक साइड। लग्जरी से घिरे रहना, अपनी मन मर्जियां करना, सुखी जीवन जीना। 2026 कैसा रहेगा इनके लिए? 2026 में कह रहा हूँ और ज्यादा लग्जूरियस रहेगा इनके लिए। बेस्ट पार्टनर मिलेंगे। बिजनेस के अंदर ये अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा लाभकारी होगी। कौन से मूलांक के साथ करें बिजनेस पार्टनर? मूलांक 1 और मूलांक 9 के साथ अगर ये बिजनेस पार्टनरशिप करें तो सफलता हाथ लगेगी, और ऐसी लगेगी ये सोच नहीं सकते। रिलेशन की बात करें तो रिलेशन की बात करें तो मैं कह रहा हूँ कि मूलांक 4 से ये बच के रहें थोड़ा सा, ठीक है। और बाकी सब ठीक है, बाकी सब इनके मित्र हैं। मूलांक 6 को कोई धोखा देना नहीं चाहता। अगर मूलांक 6 की लड़की किसी व्यक्ति के जीवन में आ गई तो अहो भाग्य है उस व्यक्ति के। मैं कह रहा हूँ इतनी ज्यादा लकी है कि उस व्यक्ति की किस्मत बदल के रख देगी। अच्छा, 6 नंबर शादी? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी लड़की को छोड़ो, मैं शादी कर लो उससे, मैं कह रहा हूँ घर ले आओ। शादी कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। और 7 का आपने बताया, 8 का कैसा रहेगा? 8 के लिए थोड़ा सा हानिकारक है, शनि का नंबर है, सूर्य का राज है। सूर्य के राज में तो शनिदेव को कभी ना रिस्पेक्ट मिली, ना कभी किस्मत आगे बढ़ी, ना कोई काम काज, कुछ नहीं मिला उनको, बस दुख ही मिला जो मिला। मतलब वही रहेंगे गरीब के गरीब। दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, दुख कष्ट। बिल्कुल कष्ट बहुत है इस समय उनके लिए। और उन लोगों को उपाय करना चाहिए अपने जीवन में। रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं, जो लोग उनके अपने हैं ना वो सब उन्हें छोड़ जाएंगे, सब पराये हो जाएंगे उनके। सो आगे आने वाले जो महीने हैं, मतलब कि जनवरी गया है, फरवरी ये जा रहा है, मार्च और अप्रैल जो है 2026 का कैसा रहने वाला है? मार्च और अप्रैल क्या क्या योग बन रहे हैं नए? गर्मी आ रही है, मौसम भी गर्म हो रहा है, और माहौल भी गर्म होने वाला है। अच्छा, माहौल भी गर्म होने वाला है। बिल्कुल, पॉलिटिक्स के अंदर बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे आपको। बहुत वरिष्ठ नेता हैं वो अपने पद को त्यागेंगे, और कुछ ऐसे लोग, नए लोग आके खड़े होंगे
जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि बहुत छोटे से घरों से आ चुके हैं लेकिन बहुत सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा। नाम होगा उनका, बिल्कुल। अचानक से मृत्यु हो सकती है किसी व्यक्ति की जो कि बहुत ही बड़े पद पे है या बहुत ज़्यादा फेमस है, ये बॉलीवुड में भी आप जा सकते हैं, हाँ। ठीक है। कोई टीवी एक्ट्रेस की मृत्यु होने के योग भी है इस समय, अच्छा। अच्छा। बिल्कुल। और उससे आगे के 2 महीने मई और जून कैसा रहेगा? मई और जून, इस महीने के अंदर हमारे देश की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो और ज़्यादा सुधरेगी, सुधरेगी। बिल्कुल, और ज़्यादा सुधरेगी। शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, गोल्ड की रेट भी स्टेबल होगी, ठीक है। एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा समय है ये। अच्छा। हाँ। और उसके अगले जो जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त, क्या योग बन रहे हैं? ये वो योग है जिसमें सभी व्यक्तियों को अपनी सेविंग कर लेनी चाहिए क्योंकि आगे खर्चा करने का समय आ रहा है। अच्छा। हाँ, इन्वेस्टमेंट करनी है तो कर डालो इस टाइम में। जिसने इन्वेस्टमेंट नहीं की ना वो आगे चल के बर्बाद है, कुछ नहीं है, पैसा धरा धरा रह जाएगा। पैसा काम नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट काम आएगी। हाँ। अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ठीक है, अगर नहीं करना चाहता तो आने वाले समय में ना मिडिल क्लास से भी नीचे वाली कैटेगरी में आ जाओ, चाहे कि कुछ नहीं है हमारे पास तो वो गिनेंगे, वो वाली अवस्था में आ जाओगे। और सितंबर अक्टूबर? सितंबर अक्टूबर मैं कहता हूँ कि ये टाइम जो है वो पीक टाइम है, पीक टाइम हमारे देश का, बिल्कुल पीक टाइम है। हर चीज़ उफान पे होगी, देश में इतने बदलाव होंगे सोच नहीं सकते। गोल्ड सिल्वर के रेट बढ़ेंगे, शेयर मार्केट बढ़ेगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ेंगे, हर चीज़ में बढ़ोतरी होगी हमारे देश की। हम सोच नहीं सकेंगे इतने बदलाव हो कैसे रहे हैं, और वो कंट्रोल के बाहर हो जाएंगे। ये कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी है जी, लेकिन ये कंट्रोल के बाहर हो जाएंगे। और आने वाला नवंबर दिसंबर जो है वो मैं कह रहा हूँ और ज़्यादा बढ़ावा देगा इन चीज़ों को। ये साल खत्म होगा जरूर, लेकिन एक ऐसी यादों के साथ होगा जो कि खट्टी और मीठी होगी। आप बहुत सी ऐसी चीज़ें देख के जाओगे जो कि आज तक के जीवन में नहीं देखी होगी आपने, बिल्कुल। सो सर, ये तो बात होगी देश की, विदेश की, या प्रेडिक्शन की बोले तो प्रेडिक्शन की बात होगी, बिल्कुल। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल उपाय की बात करें, उपायों की बात करें, तो हम आपसे उपाय जानना चाहेंगे। लेकिन उपाय से पहले मैं कुछ ऐसी मिस्टेक जानना चाहूँगी जो हम हमारे घर में करते हैं, उससे जो हम हमारे घर में करते हैं तो घर बर्बाद होने की स्थिति में आ जाता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। तो ऐसी क्या मिस्टेक है जो हम हमारे घर में करते हैं? जी बिल्कुल, आज मैं आपको ऐसी 3 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो हमारे घर के व्यक्ति करते हैं जिनसे कि घर का नाश हो सकता है। अच्छा। सबसे पहली मिस्टेक जो कि है कि घर के अंदर झाड़ू को पैर लगाना। अच्छा, जो झाड़ू पड़ी होती है उसके पैर बिल्कुल लग जाता है। उनको पैर नहीं लगाना चाहिए कभी भी। झाड़ू के अंदर माना गया है कि लक्ष्मी जी का वास है। जब आप उसे पैर लगाते हो ना तो आप लक्ष्मी जी का अनादर कर रहे हो, घर से लक्ष्मी जी चली जाती है, वो घर कभी भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जिस घर में पैसा ही नहीं है वो घर चलेगा कैसे। बिल्कुल। सेकंड, जिस घर की औरतें घर की दहलीज में बैठती है और कोई भी काम करती है दहलीज में बैठ के, वो घर बर्बाद है, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता है। अच्छा। घर की दहलीज के अंदर आपको पता होगा कि वहां पर नरसिम्हा जी ने, जो भगवान श्री हरि विष्णु का एक अवतार है, नरसिम्हा अवतार, हिरण्यकश्यप को मारा था। वो स्थान अशुभ स्थान माना गया है, वहां पर कभी भी बैठ के एक घर की स्त्री को तो कभी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि घर की स्त्री लक्ष्मी का वास है, लक्ष्मी जी मानते हैं हम उन्हें, वो दहलीज में बैठी है, बताओ है कि नहीं। और तीसरी और एक जो अंतिम गलती है, शाम के समय झाड़ू और पोछा कभी नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल, उस घर के अंदर नकारात्मक चीजों का वास होगा, भूत प्रेतों का वास हो जाएगा, लक्ष्मी आ जाएगी, और लक्ष्मी जी और देवी देवता हैं वो चले जाएंगे, क्योंकि वो समय सुख समृद्धि का समय है। उस समय तो देवी देवता घर के अंदर वास करने आते हैं, पूजा अर्चना का समय होता है, और आप उसी समय झाड़ू मार के बाहर निकाल रहे हो। आप घर में झाड़ू से गंदगी नहीं निकाल रहे हो, उस समय तो आप अपने घर के देवी देवताओं को बाहर निकाल रहे हो। तो ये 3 गलतियां ये कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, और स्पेशली घर की जो बहू बेटी होती है उसको तो करनी ही नहीं चाहिए, वरना वो घर बर्बाद हो जाएगा। तो क्या कुछ ऐसी आदतें या ऐसी चीज़ें भी हैं जो अपना लेनी चाहिए लोगों को? बिल्कुल, हमेशा अप्लाई करनी चाहिए। बिल्कुल। सुबह उठना जल्दी चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। जो लोग सुबह 9-9, 10-10 बजे तक उठते हैं, 12-12 बजे तक नहाते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को अपनी गलतियां सुधारनी चाहिए। राक्षस मुहूर्त है, सूरज सर पे चढ़ गया और वो बेड से नीचे नहीं उतर रहे हैं, तो ये गलती है, ये सुधारनी चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, जैसे कहते हैं ना कि सूरज के साथ उठोगे तो जीवन में सफलता के साथ चलोगे। बिल्कुल, तो ये सबसे पहले आपको करना शुरू करना चाहिए। दूसरी बात, आपको इत्र अप्लाई करना चाहिए, परफ्यूम वगैरह सब कुछ छोड़ दो। अच्छा, इत्र? बिल्कुल, इत्र लगाना शुरू कर दीजिए। ये आपके शुक्र को स्ट्रांग करता है। जब शुक्र स्ट्रांग होता है ना तो आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होती है, लग्जरियस लाइफ, वो जीने का आनंद मिलता है। जब आप लग्जरी लाइफ जियोगे ना तो आपका पूरा परिवार भी पीछे लग्जरी लाइफ ही जिएगा, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरी और आखिरी मैं बताऊं,
जो घर की औरतें होती हैं, ठीक है, वो रसोई के अंदर बिना नहाए धोए चली जाती है सुबह उठ के। हाँ। ये काम नहीं करना चाहिए। अशुद्ध अवस्था के अंदर कभी रसोई में नहीं जाना चाहिए। वहाँ अग्नि देवता का वास है, वहाँ अग्नि देवता का वास है, वहाँ पर कभी भी अशुभ अवस्था के अंदर नहीं जाना चाहिए। दोबारा। तीसरा, जो घर की औरतें होती है ना, घर की औरतें, उनको कभी भी बिना नहाए धोए, बिना पवित्र अवस्था में वो कभी भी रसोई में नहीं जाना चाहिए। बहुत सी क्या है ना कि सुबह उठती हैं, चलो रसोई में जी चाय बना देते हैं, कभी नहीं करना। वहाँ अग्नि का वास है, वहाँ बिना नहाए धोए अपवित्र अवस्था में कैसे जा सकते हो? किसी पुरुष को भी नहीं जाना चाहिए उस अवस्था में। तो वहाँ पे नहा धो के बिल्कुल पवित्र होके फिर जाइए रसोई के अंदर, ठीक है, फिर खाना वाना बनाइए। तो ये जो 3 चीजें हैं वो आपको अपने जीवन के अंदर सुधार करने की अवश्य जरूरत है। ये कीजिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो अगर हम उपायों की बात करें सर, तो जी, सबकी एक इच्छा होती है, तो इच्छा प्राप्ति के लिए क्या उपाय कर सकते हैं हम? बिल्कुल जी, सभी लोगों की अपनी मनोकामना होती हैं। अपनी मनोकामना को सभी लोग पूर्ण करना चाहते हैं। कईयों की सही होती है, कईयों की गलत होती है, ठीक है, लेकिन इच्छा तो सबकी होती है। इस संसार के अंदर जो व्यक्ति आया यार उसकी इच्छा नहीं है तो वो तो संत साधु ही है जी, बाकी कोई नहीं है। हर एक व्यक्ति की इच्छा है। किसी के पास छोटी गाड़ी है तो वो बड़ा मांगेगा, छोटा घर है तो बंगला मांगेगा, ठीक है। पड़ोसी से जलन क्यों आज की डेट में? इसी वजह से तो है। लेकिन आपको मैं मनोकामना पूर्ति का एक वैदिक और प्राचीन उपाय बताता हूँ, जो कि हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा गया, अथर्ववेद में है ये उपाय बकायदा, ठीक है। आपको करना क्या है ना कि सुबह जो हम उठते हैं जिस समय पे, जब बेड पे उसे उठते हैं ना, बेड चारपाई जहां से भी आप उठ के उसी अवस्था में बैठ जाओ आप, ठीक है, और अपने दोनों हाथों को इस प्रकार जोड़ लो, ठीक है, इस प्रकार। और आपको 11 बार एक मंत्र बोलना है। मंत्र क्या है? श्रीम श्रीम श्रीम, श्रीम 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 11 बार बोलना है ये शब्द। ये माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है। माँ लक्ष्मी को हम क्या कहते हैं? माँ लक्ष्मी को अन्न धन जल सब चीजों के भंडार भरने वाली हो आप। यही सभी सब चीजों से ही सुख समृद्धि आती है। जो भी मनोकामना है आप ये मंत्र पढ़िए और अपनी इच्छा मांगिए, और उसके बाद में हाथ जोड़ के माता लक्ष्मी को नमन कीजिए। मैं कह रहा हूँ 3 दिन ये उपाय कर लो, चौथे दिन परिणाम दिखना शुरू हो जाएगा आपको। बिल्कुल, ये इतना शक्तिशाली उपाय है, लेकिन लोग करते ही नहीं है, नियम फॉलो नहीं करते हैं। और पैसों के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? धन प्राप्ति के लिए, करोड़पति बनने के लिए, पैसा ही पैसा आ जाए, पैसा ही पैसा आ जाए। बिल्कुल, इसके लिए भी एक बहुत सिद्ध उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। बहुत से लोग इसे फॉलो करते भी होंगे पहले से, जितने भी पुराने समय के जो बनिए हैं ना, वो करते हैं इस चीज को फॉलो। अच्छा, तभी उनके पास पैसा है। बनिया है जो पंडित पे, पूजा पाठ पे, ब्राह्मणों जितना विश्वास करता है उतना कोई नहीं करता। दान दक्षिणा आज की डेट में भी ब्राह्मण जो है वो बनियों से ज्यादा कोई नहीं करता। पुराने आप मंदिर जाके देखो, करोड़ों रुपए बनिए दान दे जाते थे। 500 बीघा जमीन दे दी दान मंदिर के नाम। आती कहाँ से थी? उन्हीं के पास भगवान की कृपा से ही तो आती थी, तभी दे जाते थे। जो भी आपका व्यापार का स्थान है, चाहे आपकी दुकान है, ऑफिस है, जॉब है, जो भी स्थान है, वहां पर आपको करना क्या है ना, आपको वहां पर लक्ष्मी सिद्ध यंत्र की स्थापना कर लेनी है। अच्छा, ठीक है, उसकी स्थापना कर लो। मैं कह रहा हूं लक्ष्मी जी को आने से रोक ही नहीं सकती। अच्छा, बिल्कुल, लेकिन उसके साथ आपको कुबेर जी का भी स्थान बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुबेर जी हैं वो तिजोरी के धन के मालिक हैं। बिना गार्ड आप गेट के अंदर कैसे बढ़ोगे? सिक्योरिटी गार्ड गेट पे ही खड़ा है, क्या वो भी मेरी परमिशन तो चाहिए पहले अंदर जाने के लिए। तो बिल्कुल, भंडार तो अंदर भरे पड़े हैं ना, गेट के बाहर तो मैं बैठा हूँ पहरेदार बन के। वो मालिक है वहां के कि ये दरवाजा, ये एरिया मेरा है, तो वहां उनका वास करो तिजोरी के पहले। जहां तिजोरी या धन रखने का कोई भी स्थान है, ये आप अपने घर पे भी कर सकते हो। बस ये कर दो, मैं कह रहा हूँ। उसके बाद में अन्न धन जल के भंडारी भर गए हैं। उसके बाद में लक्ष्मी जी आपसे संभाली नहीं जाएंगे, पैसे इतने आ जाएंगे। तिजोरी में ऐसा क्या क्या रखें कि धन वृद्धि होती रहे या खत्म ना हो? सबसे पहली बात तो हम जब दिवाली के अंदर जो होते हैं वो लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो वहां पर आपको करना क्या होता है ना, दिवाली होली कोई भी त्यौहार आए, ठीक है, आपको मंदिर के अंदर एक नोट रखना है। कोई भी एक नोट रखो, पूजा अर्चना करो उस नोट की, ठीक है, तिलक लगाओ वहां पे उस पे, ठीक है, सिंदूर रोली ये सब चीजें लगाओ और उस नोट को सिद्ध करो। वो पूजा के साथ सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद में उसे तिजोरी में रखना शुरू कर दो, और उस नोट को आपको उपयोग में नहीं लेना है कभी भी। वो तिजोरी में पड़ा रहना चाहिए। मैं कह रहा हूँ लाभकारी इतना रहेगा आप सोच नहीं सकते।
उसमें पैसा आएगा ही आएगा, वापस नहीं जाएगा। बिल्कुल। हाँ, इसी तरीके से अगर किसी को जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो जॉब में प्रमोशन लेने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? मैं एक बहुत शक्तिशाली भगवान शिव का उपाय बताऊंगा इसके लिए। हम्म, वो कहते हैं ना, जो किस्मत में नहीं होता वो भी महाकाल दे देते हैं। महाकाल दे देते हैं, बिल्कुल। लोग कहते हैं मृत्यु नहीं टलती, वो टाल देते हैं। तो महाकाल से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। आपको एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र के ऊपर जो आपकी मनोकामना है, नौकरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी चाहिए, घर, गाड़ी, जो चाहिए वो लिख दो। वो लिख दो और नीचे लिखो ओम नमः शिवाय। और जो वो भोजपत्र है ना, भोजपत्र, वो शिवलिंग के ऊपर उल्टा रख दो। उल्टा। और उसके बाद में उसके ऊपर दूध से, जल से, शहद से अभिषेक करो। बस मैं कह रहा हूं ये करना स्टार्ट कर दो, आपको बस एक बार करते ही परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। इतना शक्तिशाली उपाय है ये करके देखो। मैं कह रहा हूं आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। जॉब चाहिए, प्रमोशन चाहिए, बिजनेस में तरक्की चाहिए, कोई चीज की प्राप्ति करना चाहते हैं, सफलता हाथ लगेगी। तो सर काफ़ी टाइम हो गया, पॉडकास्ट को एंडिंग की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट के अंदर मैं कुछ और ऐसी प्रेडिक्शन आपसे जानना चाहूँगा जो देश के लिए प्रॉफिटेबल हो या फिर पॉजिटिव हो। इस साल हमारा जो देश है वो नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ेगा। अच्छा। आज देख रहे हैं एआई, हाँ। हजारों चीजें ऐसी आ चुकी है जिसमें कि बाहर के देश हमसे बहुत पीछे हैं। हम पहले कहते थे कि यूएस इस चीज में आगे है, रशिया इस चीज में है, चाइना इस चीज में है। डिजिटल होने में हमसे आगे कोई नहीं है। अच्छा। और मैं कह रहा हूँ कि सारा गेम ही यहाँ का है। आज का जो यूथ है ना वो दिमाग से बढ़ रहा है। और ये इस समय जो हमारा जो समय चल रहा है वो गोल्डन पीरियड चल रहा है। हम उस समय परिवर्तन हो रहे हैं। हम एक नए समय का स्टार्टिंग कर रहे हैं। एक नया एरा का स्टार्ट कर रहा है भारत इस समय। और जब सारे लोग अपने जो समय काल के अंदर उस समय वो उस टाइम पीरियड के अंदर जूझ के रह जाएंगे ना, फंस के रह जाएंगे, तब भारत आगे निकल जाएगा इन सब चीज़ों से। तो मैं कह रहा हूँ ये जो समय आप मान के चलो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सोच के माध्यम से, ठीक है, और शेयर मार्केट, पैसा, इस सब चीज़ों में बहुत बढ़ोतरी है। अंतहीन देश की जो वृद्धि होगी ना वो अंतहीन है। इस समय कोई अंत नहीं है उसका। अच्छा। बिल्कुल मतलब एआई सेक्टर में अच्छा करेगा भारत। बिल्कुल। एआई सेक्टर, टेक सेक्टर, आईटी सेक्टर, ठीक है, प्रॉपर्टीज, गोल्ड, बहुत अच्छा जाएगा इस देश में। ओके। सो सर बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके, कुछ सीखने को मिला। और हमारे देश में क्या क्या घटनाएं घटने वाली है, या मूलांक के बारे में या राशियों के बारे में बहुत कुछ पता चला है हमें। और आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला इस पॉडकास्ट से। बिल्कुल। आपका भी पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल हो अपने मूलांक से रिलेटेड या राशि से रिलेटेड, वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप वो सवाल पूछ सकते हैं। सर खुद उस कमेंट का रिप्लाई करेंगे और आपको जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद और सतर्क रहें दोस्तों बस।